मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज राज्यसभा पर चर्चा करें। पिछली चर्चा में हमने लोकसभा का सांगोपांग विवेचन किया था। आज राज्यसभा की बारी है। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय सदन है। यद्यपि संविधान में राज्यसभा का उल्लेख, राज्यसभा के नाम का उल्लेख लोकसभा के पहले किया गया है। जैसे संविधान कहता है कि संसद के 3 अंग होंगे या संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। तो राज्यसभा के नाम का उल्लेख लोकसभा से पहले है और यह प्रवृत्ति संभवतः उन्होंने, संविधान निर्माताओं ने अमेरिका से ली है, क्योंकि अमेरिकन संविधान में भी सीनेट का उल्लेख, मतलब द्वितीय सदन का उल्लेख प्रतिनिधि सभा के पहले किया गया है। तो संभवतः वहां से उन्होंने प्रेरणा ली। लेकिन अमेरिकन द्वितीय सदन और भारतीय द्वितीय सदन में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अमेरिका की सीनेट अमेरिकन प्रशासनिक व्यवस्था की मूल धुरी है, मूल आधार है और सर्वाधिक शक्तिशाली है। और प्रतिनिधि सभा, प्रथम सदन, बिल्कुल कमजोर और शक्तिहीन सदन है। लेकिन भारत में राज्यसभा शक्तिहीन है और लोकसभा शक्ति संपन्न है। तो चूंकि संसदीय व्यवस्था है, इसलिए प्रथम सदन को शक्तिशाली बनाना स्वाभाविक था और उसके अनुपात में राज्यसभा को की शक्तियां कम करना भी आवश्यक था। यदि दोनों सदनों की शक्तियां समान होती तो दोनों के बीच मतभेद और संघर्ष बहुत ज्यादा होते। इसको रोकने के लिए संविधान निर्माताओं ने प्रथम सदन को अधिक शक्तियों से युक्त बनाया और द्वितीय सदन को उसकी शक्तियां कम करके प्रदान की। क्योंकि लोकसभा आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन होता है, इसलिए लोकसभा को अधिक महत्व प्रजातांत्रिक और संसदीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत दिया जाता है। और राज्यसभा चूंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं उसके सदस्य, इसलिए उसका महत्व कम होता है। तो देखें, राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 निर्धारित है। इस 250 में से 238 सदस्य राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 मनोनीत जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य करते हैं, ऐसे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है और 238 सदस्य राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। अवधि, राज्यसभा की अवधि स्थायी है। एक बात ध्यान रखिए, लोकसभा की अवधि 5 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा की अवधि 6 वर्ष नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों की अवधि 6 वर्ष है। राज्यसभा की अवधि यदि 6 वर्ष कहते हैं तो 6 वर्ष के बाद राज्यसभा भी विघटित कर दी जाती, लेकिन राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती। उसमें हमेशा 2/3 सदस्य बने रहते हैं और केवल 1/3 सदस्यों का 2 वर्षों में चुनाव होता है। मतलब प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर एक दोबारा चुने गए या नए सदस्यों को चुन लिया जाता है। तो यह हमेशा स्थायी सदन के रूप में काम करती है। इस जो 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसको थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए एक नया राज्य भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करता है, अड़ोस पड़ोस का कोई भी राज्य हो। भारतीय संसद उस पर विचार करेगी। विचार करने के बाद उसके पक्ष में, मतलब संघ में प्रवेश की अनुमति देगी। अनुमति देने के बाद संसद का यह भी कार्य होगा कि वह उस राज्य को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करे। क्योंकि दोनों सदनों का गठन जनसंख्या के आधार पर होता है, इसलिए उस देश
या उस राज्य की जनसंख्या जितनी होगी उसी अनुपात में उस नए राज्य को लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने का अधिकार होगा। मान लीजिए लोकसभा के लिए उसकी सीट निर्धारित की गई 25, तो 25 सदस्यों का निर्वाचन उस नए राज्य से होगा लोकसभा के लिए, और मान लीजिए राज्यसभा के लिए उसकी सीट निर्धारित की गई 10, तो इन 10 सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा उसको थोड़ा सा देख लीजिए। इन 10 सदस्यों को 3 वर्गों में बांटा जाएगा, ए, बी, सी। जो चूंकि वह राज्य नया है, पहली बार भारतीय संघ में सम्मिलित हो रहा है, इसलिए ये जो 10 सदस्य हैं इसको 3 भागों में बांटेंगे, 4, 3, 3 या 3, 3, 4। इन ए, बी, सी, इन तीनों वर्गों के जो प्रतिनिधि होंगे, इस तीनों समूह के जो सदस्य होंगे, पहली बार इन 4 सदस्यों को, पहली बार जो सदस्य होंगे, यहां पर उदाहरण जैसे जो ए ग्रुप का होगा, उस ए ग्रुप के 4 सदस्यों को 2 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाएगा। बी ग्रुप के जो 3 सदस्य होंगे उनको 4 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाएगा, और सी ग्रुप के जो 3 सदस्य होंगे उनको 6 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाएगा। 10 सदस्य निर्धारित किया गया राज्यसभा के लिए, 4, 3, 3, ये 3 ग्रुप बनाया एबीसी। चूंकि पहली बार संघ में सम्मिलित हो रहा है, इसलिए इस एबीसी ए ग्रुप के सदस्यों को 2 वर्षों के लिए चुना जाएगा, बी वर्ग के सदस्यों को 4 वर्षों के लिए चुना जाएगा, और सी ग्रुप के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए चुना जाएगा। तो जैसे 2 वर्षों के लिए चुना गया, तो 2023, 2024 ये 2 हो गया 24, फिर 25, फिर ये जो बी ग्रुप के हैं इनको 4 वर्षों के लिए चुना जाएगा, 3 सदस्यों को। इसका कार्यकाल होगा 2023 से 26, 23, 24, 25, 26, 4 साल। और सी ग्रुप के जो 3 सदस्य हैं उनको 6 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाएगा, 2023 से 28, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो इस प्रकार से उसकी शुरुआत होगी। अब देखिए यहां पर 2024 में इन 4 सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष पूरा हो जाएगा, तो फिर से ये ए ग्रुप के सदस्यों का निर्वाचन होगा, ये 4 सदस्यों का, ये 4 सदस्यों का निर्वाचन अब 6 वर्षों के लिए होगा, 2025 से 2030। ये बी ग्रुप के ये जो 3 सदस्य हैं इनका कार्यकाल 2026 में समाप्त हो जाएगा, तो 2027 में फिर से इनको 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाएगा। और इसी प्रकार से सी ग्रुप के जो 3 सदस्य हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष मतलब 2028 में पूरा हो जाएगा, तो 2028 में फिर से 6 सदस्यों का निर्वाचन, 3 सदस्यों का निर्वाचन होगा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इसमें 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और उनके स्थान पर नए सदस्यों का या पुराने सदस्यों भी कई बार पुनर्निर्वाचित होकर के राज्यसभा में पहुंचते हैं। और इस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा की अवधि 6 वर्ष नहीं होती, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब देखिए, योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, और उसमें 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार उसमें कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, और यदि सब योग्यताएं हैं तो वह व्यक्ति राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है। जहां तक उसके पद की अनर्हताओं के बारे में है, अयोग्यता कौन कौन सी है, जैसे वह किसी लाभ के पद पर नहीं रह सकता, वह विकृत चित्त वाला न हो, वह अनुन्मोचित दिवालिया न हो, उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण न कर ली हो। ये कुछ अयोग्यताएं हैं जो लोकसभा के समान ही है। इसके बाद निर्वाचन, एक महत्वपूर्ण चीज है निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। इनके सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के द्वारा होता है। राज्य विधानसभाएं प्रति दूसरे वर्ष उनका जो कोटा है
उसके 1/3 सदस्यों का निर्वाचन हर दूसरे साल करती है। उस सदस्य को जो राज्यसभा का निर्वाचित होने जा रहा है वह विधानसभा का भी सदस्य हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने का इच्छुक है, जिसमें ये सब योग्यताएं हों, वह नामांकन पत्र दाखिल करता है राज्य विधानसभा के सचिवालय में और फिर उसके निर्वाचन की कार्यवाही होती है। राज्य विधानसभा का यदि कोई सदस्य राज्यसभा का निर्वाचित हो जाता है तो विधानसभा की वह सीट रिक्त मानी जाती है। तो इस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक इसी पद्धति से भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। अच्छा, इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन गुप्त मतदान से नहीं होता, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान से होता है। राज्यसभा के लिए जो निर्वाचन किया जाता है उसमें मतदाता मतलब विधानसभा के सदस्य मतपत्र को दिखाते हैं कि हमने वोट डाला है, तो गुप्त मतदान नहीं होता। इसके बाद विशेषाधिकार, एक महत्वपूर्ण विशेषाधिकार है कि ये सदन में कोई भी बात कहें, इनके विरुद्ध कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। मतलब भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन मान लीजिए कोई सदस्य मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए कोई ऐसी बात कह देता है तो सदन का अध्यक्ष उन शब्दों को, उन वाक्यों को कार्यवाही से अलग कर देता है। यह संभव है कि यदि ऐसी कोई बात हो जाती है तो सदन का अध्यक्ष, सभापति उस सदस्य को क्षमा मांगने के लिए या शब्दों को वापस लेने के लिए कहे, खेद प्रकट करने के लिए कहे। भाषण की स्वतंत्रता है, न्याय कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती है। अब सभापति बैठा हुआ है उधर और वो भी उसको चेक करता है कि इस कोई भी सदस्य के द्वारा कही गई कोई बात ऐसी न हो जो संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाली बात हो। दूसरी चीज, सदस्यों को अधिवेशन शुरू होने के 40 दिन पहले से लेकर के अधिवेशन समाप्ति के 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दीवानी मामला मतलब संपत्ति, लेन देन, पैसा कौड़ी से संबंधित कोई मामला है तो इसमें आप सदस्यों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। दूसरी चीज, यदि कोई फौजदारी मामला बनता है किसी सदस्य के विरुद्ध तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन इसकी सूचना तत्काल सदन के सभापति को दिया जाना अनिवार्य है। यही विशेषाधिकार लोकसभा के सदस्यों को भी प्राप्त है। मतलब कि किसी भी सांसद को यदि गिरफ्तार करना हो फौजदारी मामलों में तो लोकसभा के स्पीकर को और राज्यसभा के सभापति को दिया जाना अनिवार्य है, इसकी सूचना। अब अध्यक्षता, राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। यह प्रवृत्ति हमने अमेरिका के संविधान से ली है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था है। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति सही सलामत 4 साल पूरा कर लेता है, अपनी अवधि को पूरा कर लेता है, तो उपराष्ट्रपति 4 वर्ष तक क्या करेगा? उसके पास कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए अमेरिकन संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था की कि उपराष्ट्रपति को सीनेट की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी जाए और वहीं से हमने भारत में भी उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी की बात ली है। तो इस प्रकार से उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का पद कार्यपालिका से संबंधित है, लेकिन वह व्यवस्थापिका का काम करता है, इसलिए वह पदेन सभापति कहलाता है। इसके अलावा यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो राज्यसभा अपने में से एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है। इसके अतिरिक्त भी चेयरमैनशिप के लिए या अध्यक्षता करने के लिए, सभापतित्व करने के लिए एक पैनल बनाया जाता है जिसमें 4-5 सदस्यों का नाम रहता है। तो जो उपस्थित हो, यदि
उपराष्ट्रपति मतलब कि सभापति और उपसभापति न हो तो इस पैनल में जो सदस्य उपस्थित हो वह सदन की अध्यक्षता करता है। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपसभापति का भी पद रिक्त हो, यदि मान लीजिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम कर रहा है और इधर राज्यसभा में उपसभापति का भी पद रिक्त हो गया, तब ऐसी दशा में राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी सदस्य को सभापति नियुक्त करेगा और उसके बाद जब सदन की बैठक होगी तब वह सभापति राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति नए उपसभापति का निर्वाचन कराएगा। यह स्थिति लोकसभा में भी है। इसके बाद सत्र वर्ष में 2 बार होना चाहिए और एक सत्र की समाप्ति और दूसरे सत्र की शुरुआत, इन दोनों के बीच 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो प्रायः भारत में 3 सत्र वर्ष में बुलाए जाते हैं। एक बजट सत्र होता है मार्च अप्रैल में, दूसरा पावस सत्र होता है जुलाई अगस्त में और तीसरा शीतकालीन सत्र होता है दिसंबर में। राज्यसभा के साथ इसके सत्र आमंत्रित किए जाते हैं, लेकिन व्यवहार में यह देखा गया है कि लोकसभा के सत्र थोड़ा सा लंबे चलते हैं और राज्यसभा का सत्र थोड़ा सा कम चलता है। पहले ही इसका सत्रावसान कर दिया जाता है। और गणपूर्ति 1/10 गणपूर्ति लोकसभा की है, मतलब 250 में कम से कम 25 सदस्यों की उपस्थिति होने पर गणपूर्ति मानी जाती है। यह है राज्यसभा के संगठन और उसकी रचना के बारे में कुछ बातें। अब देखें राज्यसभा की शक्तियां और कार्य। सबसे पहला विधायी शक्तियां। चूंकि राज्यसभा संसद का एक सदन है, इसलिए उसका काम कानून निर्माण करना है। लोकसभा के साथ मिलकर के राज्यसभा कानून निर्माण में भाग लेती है। संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत दोनों सदन मिलकर के विधेयक पास करते हैं। यदि मान लीजिए किसी विधेयक पर, सरकारी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो गया तो राष्ट्रपति 6 माह के अंदर संयुक्त सत्र बुलाते हैं। मतलब कि दोनों सदन के सदस्य एक स्थान पर बैठ करके मतभेद के मुद्दे पर विचार करते हैं और फिर वहां पर बहुमत से निर्णय होता है। क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की सदस्य संख्या से दुगुनी से भी ज्यादा है, इसलिए राज्यसभा की पराजय होती है, लोकसभा की विजय होती है। तो विधायी क्षेत्र में राज्यसभा लोकसभा की तुलना में शक्तिहीन है। दूसरा वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत बजट, धन विधेयक, वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा से पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा उसको 14 दिनों तक रोक करके रख सकती है, मतलब राज्यसभा उस पर 14 दिन तक विचार कर सकती है। इन 14 दिनों में यदि उसने बजट को, धन विधेयक को, वित्त विधेयक को यदि इन 14 दिनों में राज्यसभा उस बजट और या धन विधेयक को पास करती है तो ठीक है, पास न करे तो भी ठीक है। 14 दिनों के बाद या कोई रिप्लाई ही न दे, कोई रिस्पॉन्स ही न दे, तो उस विधेयक को सीधे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। मतलब 14 दिन तक रोकने का ही अधिकार है, काम को अवरुद्ध करने का अधिकार इसको नहीं है। तो वित्त के क्षेत्र में भी राज्यसभा लोकसभा की तुलना में शक्तिहीन है। तीसरा है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत भी राज्यसभा की शक्ति कमजोर है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, सरकार के कार्यों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को यह अधिकार नहीं है कि वह मंत्रिपरिषद को किसी भी प्रकार से पद से हटा देवे। यदि मान लीजिए लोकसभा से कोई विधेयक पास हुआ, सरकारी विधेयक मतलब जिस विधेयक को कोई मंत्री ने पेश किया, लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा में भेजा गया, राज्यसभा से पारित नहीं हुआ, तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना नहीं पड़ता। लेकिन मान लीजिए कोई सरकारी विधेयक लोकसभा में पास नहीं हुआ और उसे किसी मंत्री ने पेश किया है, तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। इसके बाद न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं।
दोनों सदनों में से किसी भी सदन से राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पदच्युति प्रस्ताव, न्यायाधीशों के विरुद्ध सीएजी के विरुद्ध, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के विरुद्ध पदच्युति का प्रस्ताव किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। एक इसमें व्यवस्था यह है कि उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा के पदेन सभापति के विरुद्ध यदि पदच्युति का प्रस्ताव पेश किया जा रहा है तो उसे राज्यसभा में ही शुरू करना पड़ेगा। राज्यसभा का सभापति मतलब उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव की शुरुआत राज्यसभा से ही होगी, लोकसभा से नहीं। राज्यसभा से पारित होने के बाद फिर उसे भेजेंगे लोकसभा में। लोकसभा से भी जब पारित हो जाता है तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से, तत्कालीन कुल सदस्य, दोनों सदनों के बारे में व्यवस्था है, तो फिर उपराष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। तत्कालीन कुल सदस्य का मतलब हुआ जैसे 250 सदस्य हैं, मान लीजिए 5 सदस्य, 5 सीट रिक्त है, 245 हुए, 245 का आधा से ज्यादा मतलब 122, 123 सदस्यों से यदि वो प्रस्ताव पारित हो जाता है राज्यसभा से, तब उसको भेजेंगे लोकसभा में। तत्कालीन कुल सदस्य का मतलब होता है कि जितने सदस्य अभी कार्यरत हैं, और टोटल मेंबरशिप कुल सदस्य मतलब 250 हो गया। तो ये गणना राष्ट्रपति के महाभियोग में की जाती है। संवैधानिक शक्तियों के अंतर्गत कोई भी संशोधन दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, और संवैधानिक शक्तियों में दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं। मान लीजिए कोई साधारण विधेयक हुआ, मतभेद हुआ दोनों सदनों में, तो राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुला सकता है, वहां पर बहुमत से तय होगा। लेकिन संवैधानिक संशोधन का कोई विधेयक यदि इसके बारे में दोनों सदनों में मतभेद है तो उस मतभेद की स्थिति में विधेयक ही रद्द हो जाता है, या दूसरे को पहले के सामने झुकना पड़ता है। यदि मान लीजिए लोकसभा ने संशोधन विधेयक पास कर दिया, भेजा राज्यसभा में, राज्यसभा ने उसमें कुछ संशोधन सुझाए, उन संशोधनों को यदि लोकसभा मान लेती है तब विधेयक पास माना जाएगा। यदि लोकसभा नहीं मानती है तो विधेयक को ही रद्द करना पड़ेगा। तो संशोधन के मामले में संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं है। तो दोनों सदन मिलकर के संवैधानिक संशोधन का काम करते हैं। फिर निर्वाचन संबंधी कार्य, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। अन्य शक्तियों के अंतर्गत आपातकालीन उद्घोषणा का समर्थन करना, राज्यों में संवैधानिक संकट की घोषणा का समर्थन करना, नए राज्यों को संघ में प्रवेश देना, नए किसी राज्य की सीमा में परिवर्तित करना, नाम में परिवर्तन करना, ये सब राज्यसभा भी उसमें एक भूमिका का निर्वाह करती है। इसके बाद जो विभिन्न प्रकार के आयोग हैं भारत में, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, ये अनेक प्रकार के अनुसूचित जाति आयोग, भाषा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, ये सब आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष पेश करते हैं। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों में भेजते हैं। संसद के दोनों सदन इस पर विचार करते हैं। और विशेष शक्तियों के अंतर्गत महत्वपूर्ण है कि ये दो शक्तियां, जो विशेष शक्तियां हैं राज्यसभा की, ये शक्तियां लोकसभा को प्राप्त नहीं है, केवल राज्यसभा को प्राप्त है। उसमें पहला है, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके यह कहती है कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो संसद दोनों सदन मिलकर उस विषय पर 1 वर्ष के लिए कानून बना सकते हैं। इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने, राष्ट्रीय महत्व की घोषणा करने का अधिकार 2/3 बहुमत से केवल राज्यसभा को है, लोकसभा को नहीं है। इसी प्रकार से दूसरी विशेष शक्तियां हैं कि राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने का प्रस्ताव पास कर सकती है 2/3 बहुमत से। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS वगैरह होते हैं, IFS वगैरह होते हैं, इसी प्रकार से अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने का अधिकार
राज्यसभा को है। जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसको पारित कर देती है तो फिर संसद के दोनों सदन मिल करके नया कानून बनाते हैं और उसकी स्थापना करते हैं। और जहां तक निष्कर्ष का प्रश्न है, ठीक है कि राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की तुलना में कम हैं। यह तो स्वाभाविक ही था कि संसदीय शासन में प्रथम सदन को शक्तिशाली बनाया जाता, लेकिन राज्यसभा का अपना एक महत्व है। जब लोकसभा विघटन की अवस्था में रहती है तो वहां पर राज्यसभा ही लोकसभा के विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करती है, मतलब संसद की भूमिका का निर्वाह उसके द्वारा किया जाता है। चूंकि राज्यसभा में लोकसभा की तुलना में सदस्यों की संख्या कम होती है और अच्छे मानसिक दृष्टि से परिपक्व लोग राज्यसभा में बैठते हैं, विद्वान लोग राज्यसभा में बैठते हैं, ऐसे लोग जो राजनीति के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, ऐसे लोग राज्यसभा में बैठते हैं। इसलिए राज्यसभा का स्तर लोकसभा की तुलना में बेहतर होता है। हंगामे की दृष्टि से कोई सदन किसी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी राज्यसभा है और उसका एक उच्च स्तर हम देख सकते हैं। ये है राज्यसभा की बातें। इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त होती है। अगले व्याख्यान में फिर आगे देखेंगे। आपको धन्यवाद।